वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास में यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 12 कंप्लीट कर लिया था और आज की लेक्चर अध्याय नंबर 13 है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मगध राज के उत्कर्ष के बारे में। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 27 नंबर की लेक्चर है। पिछले की अगर 26 लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर के आप उसको यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, पूरी अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 13 हमारा और मगध राज का उत्कर्ष का पार्ट नंबर 1। चलिए हम शुरू करते हैं, किताब अपना निकालेंगे। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने चैप्टर 13 मगध राज के उत्कर्ष की तरफ। थोड़ा सा हमको कलर चेंज कर लेने दीजिए। हाँ जी, ये चैप्टर 13 है हमारी। चलिए आएंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले मगध के बारे में हमने बात किया था। एक टॉपिक हमने पढ़ा था महाजनपदों का उदय। उस महाजनपदों में हमने एक जनपद के बारे में ये पढ़ा था, मगध के बारे में। ठीक, कमेंट में आप मेरे को एक आंसर बताएंगे कि मगध की राजधानी कहाँ थी। हालांकि यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम मगध के बारे में। तो सबसे पहले मगध सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। यानी मगध जो था, कहा जाता है इसका सबसे प्राचीन जो वंश था वो था बृहद्रथ वंश, जिसका उल्लेख हमको महाभारत से देखने को मिलता है। ध्यान में रखेंगे, किससे? महाभारत से। हालांकि सब कोई पढ़े हैं कि मगध राज में सबसे पहले हर्यंका वंश ने, यानी हर्यंक वंश ने ही शासन करा था, परंतु बृहद्रथ वंश भी शासन किए थे। इसका हमको उल्लेख महाभारत से देखने को मिलता है। तो मगध सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह थी। इसके बाद जरासंध बृहद्रथ का ही पुत्र था। ठीक, ध्यान में रखेंगे। हाँ जी, अब आएंगे। सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे मगध पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था। अगर इसके बारे में याद रखना है आपको तो एक ट्रिक आप याद रखेंगे। और ट्रिक क्या है? हसीन मशूक सा। ट्रिक है हसीन मशूक सा। ह से याद रखेंगे हर्यंक वंश, सी से याद रखेंगे शिशुनाग वंश, न से याद रखेंगे नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। ये आपकी ट्रिक है। कुल 7 वंशों ने मगध में राज्य किया था। अब इसमें सबसे पहला हम वंश शुरू करेंगे हर्यंक वंश को। चलिए हम शुरू करते हैं। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में ये बैठे थे। बौद्ध धर्म के अनुसार बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। तो हम अभी बात की मगध साम्राज्य में पहला वंश कौन आया? तो आया हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश के राजा कौन बने थे? तो हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार बने थे। कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार कब गद्दी पर बैठा था? तो बिंबिसार गद्दी पर बैठा था 544 BC में। इसको क्या कहा जाता है? इसने अपने समय काल में शासन प्रशासन को बेहतरीन ढंग से चलाया था, इसलिए इसको प्रशासनिक व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। ये बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। यानी सिर्फ मगध अभी इसके पास था। उसके बाद बृहद्रथ को हरा दिया, ब्रह्मदत्त को हरा करके और अंगराज पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपना राजधानी भी बना लिया। आज जो राजगीर है इसको कभी राजगृह कहा जाता था, तो उसको भी कौन बनाया था? बिंबिसार ने, और उसको अपना राजधानी बना लिया था। अब सुनेंगे, बिंबिसार ने राजगीर, ये हो गया आपका पॉइंट। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। और ऐसा कहा जाता है 52 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन इसी के पुत्र इसको मार दिए थे। आएंगे, बात करेंगे हम। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान में रखेंगे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा और अवंती के राजा एक प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनका सवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। और कहा जाता है कि जब ये जीवक, राजवैद्य जीवक जो था, वो राजा अवंती के राजा प्रद्योत को ठीक कर दिया, तो बदले में बिंबिसार को अवंती भी वहाँ से मिल गया। तो 3 क्षेत्र अब तक आ गया। एक मगध तो खुल था ही इसके पास, मगध के साथ साथ अंग भी आ गया और अंग के साथ साथ अवंती भी इसके साथ मिल गया। यानी 2 क्षेत्रों को इसने जीत करके पूरा एक मगध बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। कौन? तो आपका बिंबिसार। एक बार और सुनेंगे,
हम बताएं आपको कि हर्यंक वंश मगध पर सबसे पहले कौन वंश ने शासन करा था, तो बृहद्रथ वंश ने शासन किया था, जिसकी हमको उल्लेख मिलता है महाभारत से। इसके बाद इनका ज़्यादा उल्लेख तो हमको नहीं मिलता, लेकिन जो बौद्ध धर्म में लिखा गया उसके अनुसार सबसे पहला वंश राज किया था हर्यंक वंश, और हर्यंक वंश के राजा था बिंबिसार। 544 ईस्वी में इसने गद्दी पर बैठे। जब गद्दी पर बैठा तो शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाया और ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को अपना अधीन कर लिया। फिर इसी ने राजगिरी को बनवाया और राजगिरी का ही अपना राजधानी बनवा लिया। बिंबिसार ने करीब मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया और इसी ने ही महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना एक राजवैद्य था जीवक उसको भेजा था। राजवैद्य मतलब डॉक्टर था उसका, और इसी ने जो अवंती के राजा थे चंद्रप्रदूत, उनको भी एक लाइलाज नामक बीमारी हो गई थी, उसको भी ठीक करने के लिए इसने भेजा था। जब ये ठीक कर दिया उनको, तो बदले में राजा प्रदूत ने उसको अवंती बिंबिसार को गिफ्ट में दे दिया। ठीक, ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कोसल नरेश परसेंजीत की बहन महाकोसला से, इसके बाद वैशाली के चेटक पुत्री चेलना से तथा मध्य देश के राजकुमारी क्षेमा से शादी की। कहा जाता है ऐसा कि बिंबिसार एकमात्र ऐसा शासक था जिसने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपना क्षेत्र को आगे बढ़ाया था। पहले तो दो चीज क्षेत्र को जीता था, कौन कौन, एक अंग और एक अवंती, लेकिन बाद में चल कर के क्या क्या किया, तो बाद में चल कर के उसने सबसे पहले कोसल नरेश परसेंजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया और बदले में उसको कोसल मिल गया। फिर उसने वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह करा, जिससे बदले में उसको वैशाली मिल गया। और फिर उसने मध्य देश को, मतलब आधुनिक पंजाब जो था, उस क्षेमा से शादी किया, जो बदले में उसको पंजाब मिल गया। यानी एक वैवाहिक संबंध के द्वारा इसने अपना जो राजपाट था, अपना जो एरिया था, उसको बढ़ाने का इसने प्रयास किया था। अब सुनेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर कहा जाता है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी इस बिंबिसार की हत्या इसी का ही पुत्र था, क्या नाम था उसका, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करके 493 बीसी में वो खुद इस मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। इसका उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का उत्तरदायी था। शुरू में जैन धर्म को ये मानता था और बिंबिसार किसको मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। ध्यान में रखेंगे। अब जब राजगद्दी पर आ गया अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था, वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर भी विजय प्राप्त करी। अब तक मगध साम्राज्य बहुत बड़ी मात्रा में फैल चुकी है और बिंबिसार मर चुका है, उसका पुत्र उसको मार करके खुद राजा बन चुका है। 32 वर्षों तक इसने खुद राज किया और इसी ने ही वैशाली को पर विजय प्राप्त की। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध करने के लिए इसने अजातशत्रु ने प्रथम बार 2 नए प्रकार के हथियार, एक का नाम था रथ मुसाल और एक था महाशिला कंटक। जैसे आप बाहुबली मूवी में देखिए गुलेल होता है, उसको खींच करके मारता है, तो वो था महाशिला कंटक। और एक रथ मुसाल आप देखेंगे रथ पर चलता है तो आगे की तरफ एक पंखा लगा होता है जिससे हजारों लोग कट कर मार जाते हैं। तो 2 टाइप के हथियार कौन चलवाया था, यही अजातशत्रु। किससे, युद्ध के समय, तो याद रखेंगे लिच्छवियों से युद्ध के समय इसने ऐसा काम किया था। अब आएंगे आगे की तरफ, तो इतना बात आप ध्यान में रखेंगे क्या क्या, कि बिंबिसार को इसका पुत्र हत्या कर दिया और हत्या करके खुद उसकी गद्दी पर बैठ गया। उसकी गद्दी पर बैठने के बाद इसने सर्वप्रथम वैशाली को जीता। वैशाली को जीतने के बाद इसने लिच्छवियों से युद्ध करने के लिए 2 हथियार, एक रथ मुसल और एक वज्र महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। इसके बाद 461 ईस्वी में इसने अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। जो ये अजातशत्रु था, अब उसकी हत्या उसके ही पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी। यानी इसी लिए इस हर्यंक वंश को पितृहंता भी वंश भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है, निम्न में से किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे पितृहंता मतलब पिताओं की हत्या, तो इसको हर्यंका वंश को, क्योंकि हर्यंक वंश के जो शासक था बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई थी और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी। सुनेंगे। तो 461 ईस्वी में इसने अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा
और उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना किया। ऐसा कहा जाता है कि इसी ने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक पाटलीग्राम नामक जगह की स्थापना की, जो आज चल करके वर्तमान में पटना कहा जाता है। ठीक, स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था, ध्यान में रखेंगे। हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और जब शिशुनाग वंश की स्थापना की तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। तो अब तक क्या हम समझे कि अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। उदयन ने उसकी हत्या कर दिया और हत्या करके खुद अपना राजपाट संभालने लगा। फिर उदयन की भी हत्या इसी के एक अमात्य था शिशुनाग, उसने इसकी हत्या 412 ईस्वी में करके और खुद वहाँ का राजा बन गया। यानी अब एक नए वंश की स्थापना कर लिया। कौन? तो शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया। फिर शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र से कर दिया उसने वापस से। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन हुआ था। फिर यहाँ पर तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद व अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना करी थी। ऐसा कहा जाता है कि कालाशोक के बाद जो नंदीवर्धन आया वो एक अयोग्य शासक था और अयोग्य शासक होने के कारण से एक और वंश की स्थापना हो गई, नंद वंश। इसकी स्थापना महापद्म नंद ने किया था। अच्छा, महापद्म नंद के बारे में ध्यान में रखेंगे। इसको कहा जाता है सर्वछत्रांतक की उपाधि इसने धारण किया था। सर्वछत्रांतक मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला। जाति से एक शूद्र जाति था, नाई जाति का था और इसी का ही पुत्र ऐसा था घनानंद, इसी का ही पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यानी जो विष्णुगुप्त थे या फिर चाणक्य थे या फिर कौटिल्य, वो जब गए थे तो उसी को बेइज्जती करके इसने अपने दरबार से निकाल दिया था। उसी बात को लेकर के वो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के शासन को पराजय करके पूरी तरह से विध्वंस करके और एक नए वंश की स्थापना किया और वो था मौर्य वंश। कौन सा वंश? तो मौर्य वंश। और मौर्य वंश से पढ़ने से पहले तो अब एक नए वंश को हम पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर इस समय कुछ एक विदेशी आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण? तो वो आक्रमण हुआ सिकंदर का। किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे, तब हम 15वां चैप्टर मौर्य वंश को शुरू करेंगे। तो आई होप ये पूरी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो कल की हमारी टॉपिक है, जानते हैं कल इस मगध राज के उत्कर्ष में से जो भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में सबको कल हम डिस्कस करेंगे। फिर परसों हम 14वां चैप्टर सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।